I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in one BLJS College Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on Kepler's laws of planetary motion of mathematics paper third for the students of BA, BSc, 6M, third year, dynamics. Kepler's laws of planetary motion. This is important according to examination point of view. KU 2013 MDU 13-5. The three laws of planetary motion which were discussed by the German astronomer Kepler and were deduced by him entirely from observations of the movements of the planet around the sun are as follows. ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। जो एस्ट्रोनॉमर था केपलर उसने किया है। वन, ईच प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स। कोई भी प्लेनेट है वो इलिप्टिकल पाथ को डिस्क्राइब करता है, इसमें अंडाकार आकृति में घूमेगा। ईच प्लेनेट, पहली क्या चीज़ है, ईच प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स हैविंग सन एज इट्स फोकस। अगर सन को हम इलिप्स के फोकस पर रख लें तो कोई भी प्लेनेट है, फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो वो क्या है, अंडाकार आकृति इलिप्स में घूमेगा। डिस्क्राइब एन इलिप्स, एवरी प्लेनेट describes an ellipse having the sun as its focus। फर्स्ट लॉ बन गया, ये केपलर ने ये ऑब्जर्व किया था। सेकंड है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन। फोकस से उस प्लेनेट तक अगर रेडियस वेक्टर ड्रॉप करते हैं, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, तो इक्वल एरिया बनाता है। सन से उस प्लेनेट तक अगर हमें रेडियस वेक्टर मिलाते हैं उसको, तो स्वीप मैंने वो एरिया काटता है। स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया काटेगा। दूसरा रोल ये है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। थर्ड है कि जो स्केयर कर दें द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स आर proportional to the cubes of the major axes of their orbits। इलिप्स में दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक तो मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। ओके, अब क्या कहता है, पीरियोडिक टाइम है उसका स्केयर ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स डिफरेंट होते हैं। पीरियोडिक टाइम्स अर्थ का अलग है, मरकरी का अलग है, वीनस का अलग है। तो द स्केयर ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, proportional to the cubes of the major axes of their orbits। The discovery of these laws was later followed by Newton's enunciation of the law of gravitation। न्यूटन ने भी ये नियम डिस्कवर किए जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तीन नियम फिर हम रिवाइज करते हैं। केपलर्स
लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पहला क्या है, हर एक प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, यानी किस में घूमता है, एक इलेप्टिकल इलिप्स बनाता है, पाथ प्लेनेट का इलिप्स होता है। हैविंग सन एज इट्स फोकस, अगर हम सन को इलिप्स के एक फोकस पर रख दें तो ये इलिप्स बनाएगा प्लेनेट। सेकंड, अगर हम रेडियस वेक्टर मिलाएं प्लेनेट टू द सन, फोकस और उसको मिला दें तो वो एरिया इक्वल बनाता है एट इक्वल टाइम्स में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। थर्ड, पीरियोडिक टाइम है, यानी पीरियोडिक टाइम में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो पीरियड फिर दूसरे रिवोल्यूशन कंप्लीट में उसका स्क्वायर करते हैं। पीरियोडिक टाइम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस। 2a होता है मेजर एक्सिस, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है जिसमें 2a क्या है मेजर एक्सिस है, 2b क्या है माइनर एक्सिस है, तो उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब 2a का होल क्यूब्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द देयर ऑर्बिट्स। तो 3 नियम हैं। इसी तरह न्यूटन ने भी एक डिस्कवर किए थे नियम जिनको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इस संसार में कोई भी बॉडी है पार्टिकल है, अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, दूसरी बॉडी को वो अट्रैक्ट करती है खींचती है विद ए फोर्स, कितनी फोर्स से, वेरिंग डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर जैसे इनका बीच में डिस्टेंस r है तो वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। thus if m1 m2 are masses of the two particles are distant apart, then the force of attraction between them is capital F equal to g m1 into m2/r square, where g is a constant known as the constant of gravitation। g क्या है, कांस्टेंट है जिसको कि न्यूटन ने कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहा है। इफ़ द मासेस बी मेजर्ड इन, अगर मास को हम ग्राम में नापें और लेंथ इन सेंटीमीटर्स, लेंथ को सेंटीमीटर में नापें, देन द वैल्यू ऑफ जी इज़, जी की वैल्यू 6.66 क्रॉस 10⁻⁸ अप्रॉक्सीमेटली होगी, कैपिटल जी। ये स्मॉल जी नहीं है, ये कैपिटल जी है। और इसकी वैल्यू 6.66 क्रॉस बहुत ही कम है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है, 2 बॉडी हैं और उनमें 1 सेंटीमीटर का गैप है तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होंगी भाई, 6.66 क्रॉस 10⁻⁸ अप्रॉक्सीमेटली, एंड द डायरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डाइन्स, एंड अट्रैक्शन, जो ये अट्रैक्ट करते हैं ना उसको डाइन में फोर्स, क्योंकि फोर्स है डाइन में नापते हैं। इफ़ द मासेस बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स, अगर किलोग्राम में नापें, एंड द लेंथ इन मीटर्स, तो जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 6.66 क्रॉस 10⁻⁻11 है अप्रॉक्सीमेटली, एंड द अट्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज इन न्यूटन्स में नापेंगे। इफ़ बी अज्यूम डैट सन एज फिक्स पॉइंट, सन को फिक्स पॉइंट मान लें, एंड द प्लेनेट
are directed at the planets are attracted by the sun only, और sun ही सिर्फ planet को attract कर रहा है, then Kepler's laws can be deduced from the Newton's law of gravitation and vice versa। तो जो Kepler's law है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ले सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो डिडक्शन फ्रॉम केपलर्स लॉज, क्या हम निकालते हैं नेट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या, इफ़ द सेंट्रल ऑर्बिट इज एन एलिप्स अंडर ए फोर्स टुवर्ड्स वन ऑफ इट्स फोकई, then the attraction of the particle varies inversely as square of its distance from the focus। So then the attraction of the particle varies inversely as square of its distance from the focus। Hence, from the first Kepler's laws, we conclude that the acceleration of each planet towards the sun varies inversely as the square of its distance from the sun। तो पहला नियम क्या है केपलर्स लॉज का, we conclude that the acceleration of each planet towards the sun varies inversely as square of its distance from the sun। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। देयरफॉर द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, यानी अगर उसको इक्वल रहेगा तो डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। विच इज़ ट्रू ओनली इन सेंट्रल ऑर्बिट्स, सेंट्रल ऑर्बिट में ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। हैंस फ्रॉम दिस लॉ वी कंक्लूड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। इसलिए हम दूसरा जो नियम बनाया हम उससे क्या निकालते हैं, हैंस फ्रॉम दिस लॉ वी कंक्लूड दैट the acceleration of the planet is directed towards the sun। थर्ड क्या है, according to the Kepler's third law, P equal to T स्क्वायर, जब पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर है, इज प्रोपोर्शनल टू मेजर एक्सिस के क्यूब के, 2a का क्यूब, वेयर 2a is मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। इन सेंट्रल ऑर्बिट्स वी हैव टी इक्वल, टी क्या होता है पीरियोडिक टाइम, एरिया ऑफ इलिप्स बटे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी बटे हाफ एच, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन सेक्टोरियल एरिया h/2 होता है, और एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी होता है, ये हमें पता है। तो 2 पाई ए बी बटे एच हो गया इज 2 पाई ए बी, एच क्या होता है अंडर रूट म्यू एल, एल इज द सेमी लेटस रेक्टम, अंडर रूट म्यू एल है, और इक्वल 2 पाई ए बी बटे अंडर रूट म्यू एल क्या बी स्क्वायर बाई ए है, इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 अंडर रूट म्यू। देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बटे म्यू इक्वल टू पाई स्क्वायर 2a का क्यूब बटे 2 म्यू। फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2a का क्यूब। दिस शोज दैट एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स, जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है ना इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स। थ्योरम करते हैं एक, क्या थ्योरम है, टू इस्टेब्लिश द इक्वलेंस ऑफ केपलर्स लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और कैप्लर्स लॉज फॉर प्लेनेटरी मोशन है, ये इक्वलेंट होते हैं। तो इसको प्रूव करो। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी डिड्यूस दी थ्री कैप्लर्स लॉज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Take the sun as fixed particle in space. Take the sun as fixed particle in space and its center as the origin. सेंटर को ओरिजिन, सन के सेंटर को ओरिजिन पे ले लो, एक्स एक्सिस। लेट पी आर थीटा बी द पोजिशन ऑफ प्लेनेट। पी क्या पोजिशन ऑफ प्लेनेट है, विद पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा एट टाइम टी। देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स कैपिटल एफ, जो फोर्स होगा कैपिटल एफ, पर यूनिट मास ऑफ द प्लेनेट इज गिवन बाय एफ इक्वल टू म्यू बटे आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज, ये हमें पिछले चैप्टर में था सेंट्रल ऑर्बिट के, डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू इक्वल टू कैपिटल एफ बटे एच स्क्वायर यू स्क्वायर। कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ रखो, म्यू यू स्क्वायर, यू और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, यू इक्वल टू 1/r, तो म्यू यू स्क्वायर बटे एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस यू माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर इक्वल टू 0, और डी टू बाई डी थीटा टू यू माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं हम क्योंकि म्यू बटे एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्लस यू माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप होगी डी टू एक्स वाई डी टी टू प्लस एक्स इक्वल टू 0, वेयर एक्स इक्वल टू यू माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर, और डी स्क्वायर, इसको ये हम डी वाई डी टी को कैपिटल डी इक्वलेंट कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से डी की वैल्यू डी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, डी इक्वल टू प्लस -1 हो गया, एंस दी जर्नल सोल्यूशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सोल्यूशन इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2, where c1 and c2 are arbitrary constants. Putting x equal to u माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर, x क्या होता है u माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर, वी गेट u माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2, u क्या 1/r माइनस म्यू बटे एच स्क्वायर इक्वल टू c1 cos थीटा माइनस c2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई म्यू बटे एच स्क्वायर, वी गेट एच स्क्वायर बटे म्यू बटे आर इक्वल 1 प्लस c1 एच स्क्वायर बाई म्यू कॉस थीटा माइनस c2। सिंप्लीफिकेशन की है, म्यू बटे एच स्क्वायर कट गया नहीं है, एच स्क्वायर बटे म्यू बटे आर। अच्छा, तो इससे क्या हो गया, विच इज पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक ऑफ द फॉर्म L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा विद सन एट 1 फोकस। ये क्या पोलर इक्वेशन है ऑफ ए कॉनिक ऑफ द फॉर्म L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा विद सन एट 1 फोकस। द सेमी लेटस रेक्टम इज एच स्क्वायर बाई म्यू। इसमें क्या सेमी लेटस रेक्टम एच स्क्वायर बटे म्यू है, एंड एक्सेंट्रिसिटी क्या है इसमें
इज C1h² जिसे कंपेयर करो ना L/R = 1 + E cos θ। L लेटस रेक्टम होता है और उसमें क्या है h² है, और E वहाँ एक्सेंट्रिसिटी क्या है C1h²। सिंस इलिप्स इज द ओनली क्लोज्ड कॉनिक, इलिप्स ही एक ऐसा है जो क्लोज्ड होता है। देयरफॉर प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स, क्योंकि पैराबोला वो भी ओपन है, हाइपरबोला वो भी ओपन है। Hence, since ellipse is the only closed conic, therefore the planet describes an ellipse with sun at one focus. This is Kepler's first law. Since the rate of change of the sectorial area traced out by the radius vector joining the particle in a fixed point to a fixed point is constant and is equal to h/2 for the central orbit. Therefore, Kepler's second law is verified. कहता क्योंकि rate of change of the sectorial area traced out by the radius vector joining the particle to a fixed point is constant and is equal to h/2 for the central orbit. कर चुके प्रूव हम ये। Therefore, Kepler's second law is verified. Further, let A and B be the lengths of the semi-major and semi-minor axes of the elliptic orbit respectively. If T is the time of one revolution along the orbit, then T equal to area of the ellipse but a rate of description of the sectorial area. अब एरिया ऑफ द इलिप्स πAV होता है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया h/2 होता है, तो 2πAV/h हो गया ये। तो 2πAV बटे अंडर द h की वैल्यू √μL होती है, क्योंकि L = सेमी लेटस रेक्टम = B²/A होता है, तो L क्या हो गया 2πAV। तो πAV √μL = 2πAV बटे √μ B²/A, और इसको सिंप्लीफाई करो 2π(A⁴3/2) बटे √2। ठीक है, और यहाँ से T² = 4π², स्केयरिंग बोथ साइड्स हैं, 4π² A³/μ, तो π²/2μ अलग कर लिया, 2A³, तो implies T² = proportional to 2A³, which verifies Kepler's third law. Now we shall assume that 3 Kepler law hold and deduce the Newton's law of gravitation. अब हम उल्टा करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे। ये आपका हो गया। Thus the transverse component of acceleration of the particle vanishes, एक मिनट, from Kepler's second law the aerial velocity is constant, h/2 is constant। h/2 क्या होता है 1/r², r² थीटा डॉट का मतलब dθ/dt equal to constant, implies d/dt of r² theta dot equal to 0, implies 1/r d/dt r² theta dot equal to 0। 1/r बाहर निकाल लिया, इस कर सकता है गुणा, क्योंकि 10 द ट्रांसवर्स, ये क्या आ गया, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ये। एक तो रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होता है, एक ट्रांसवर्स ऑफ द पार्टिकल वेनिसेस, यानी नॉर्मल टू द एंड द प्लेनेट हैज़ ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है, और हमारे पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है।
directed towards the sun, which implies that force of attraction is central. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रल होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, और सन की तरफ होती है. फ्रॉम केपलर्स फर्स्ट लॉ, द पाथ ऑफ ए प्लेनेट इज इलिप्टिक अबाउट द सन. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि पाथ है जो प्लेनेट का इलिप्टिक होता है अबाउट द सन. द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग पोल एट द सन एज फोकस इज L/R = 1 + E cos थीटा. इलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी E <1 होती है और R क्या है, और U के बीच में U = 1/R होता है. तो ये UL ये आपका 1 + E cos थीटा हो गया. तो म्यू = और डेट इज़ U = 1/L 1 + E cos थीटा. डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा बी है. du/d = 1/L - E cos थीटा हो गया. सेकेंड अगेन डिफ्रेंशिएट करो, d2u/d 2 = -E/L sin थीटा cos थीटा हो गया डिफ्रेंशिएशन. द फोर्स F पर यूनिट मास फॉर द सेंट्रल ऑर्बिट is given by F = h²u² u + du/d का होल स्क्वायर. तो h²u², u की वैल्यू क्या है 1/L 1 + cos थीटा, d2u/d 2 की वैल्यू क्या है -E cos थीटा/L. तो h²u² कॉमन है और इसको सिंप्लीफाई 1/L हो गया. तो h²/r², u की वैल्यू 1/R होती है, तो u² 1/R², 1/L. t टाइम पीरियड ऑफ एन इलिप्स. t क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ एन इलिप्स. t टाइम पीरियड ऑफ एन इलिप्टिक ऑर्बिट इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स बटे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया. एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है πAB, और रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया h/2 होता है. अकॉर्डिंग टू केपलर्स तीसरा नियम के अनुसार जो t² है पीरियोडिक टाइम है, वेरीज एज क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस 2a का क्यूब. तो t²/a³ = कांस्टेंट. अब t क्या है आपका 4π² a²b². t तो निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी. t²/h² a² = कांस्टेंट. तो 4π² h² b²/a = कांस्टेंट. ये L होता है b²/a सेमी लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स. तो L/h² = कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स. और उल्टा दो इसको, h²/L = कांस्टेंट = म्यू फ्रॉम सेकेंड F = 1/R² h²/L = 1/R² × म्यू. ठीक. और इससे क्या हो गया MF = mu/R². Thus the force of attraction between the sun and the planet of mass m varies inversely as the square of the distance between them. स्क्वायर इन्वर्सली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस शोज दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. तो दोनों इक्वलेंट है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, और केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन से न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हम ड्राइव कर सकते हैं. तो dear students, you can watch this online lecture on college website www.bljscollege.com. There you will find YouTube channel and you can download from there. If there is any question, any query, any doubt, you can ask me. You are most welcome. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.